आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे पिछले वीडियो में हमने संस्कृति का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर चर्चा की थी। आज हम संस्कृति की प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति की प्रकृति या विशेषताएं। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आँखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका। अन्य प्राणियों में मानव के समान शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के अभाव के कारण ही संस्कृति का निर्माण नहीं हो सका है। अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है और उन्हें मानव जाति के अनुभवों में संजोता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है और वह अति प्राणी यानी कि सुपर ऑर्गेनिक कहलाने का अधिकारी है। इसकी जो अगली विशेषता या प्रकृति होती है वो है संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रमण में प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के साथ किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। अतः वह व्यवहार केवल उस पशु विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं हैं। मनुष्य कई व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है। जो व्यवहार संपूर्ण या अधिकतर समूह, समुदाय या समाज के होते हैं, उनसे ही संस्कृति निर्मित होती है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। अगली जो विशेषता है वो है संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति चूंकि सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जिसे वे स्वयं का अनुभवों से जोड़ पाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार दिनों दिन बढ़ता जाता है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य में होने वाली पीढ़ियों के द्वारा उठाया जाता है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थिति दूसरे समाज से भिन्न होती है। अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती हैं। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। मुरडॉक एवं बिल्स तथा हाइजर आदि का मत है कि ऊपरी तौर पर हमें विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो अंततः उनमें पर्याप्त समानताएं पाई जाती हैं। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होकर संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण ही हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 100, 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन समाज या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंश जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपरा, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषता को प्रकट नहीं करके पूरे समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है।
एक समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं और वे उसके अनुसार अपने व्यवहार एवं विचारों को ढालते हैं। जब दो संस्कृतियों की तुलना की जाती है तो एक व्यक्ति दूसरी संस्कृति की तुलना में अपनी संस्कृति को आदर्श बताने का प्रयास करता है, उसकी अच्छाइयों का उल्लेख करता है। हिंदू संस्कृति की तुलना में मुस्लिम संस्कृति से करने के दौरान एक हिंदू अपनी संस्कृति को ही श्रेष्ठ बताता है, जबकि एक मुसलमान अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताएगा। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशेषता है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक सामाजिक, शारीरिक, मानसिक आवश्यकताएं हैं। उनकी पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया है। प्रकारवादियों ने संस्कृति के प्रकारों पर अधिक बल दिया है। प्रकारवादियों में मेलिनोवस्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई भी तत्व बेकार नहीं होता, वरन वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करता है। किसी भी सांस्कृतिक तत्व का अस्तित्व भी तभी तक बना रहता है जब तक वह मानव की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। मेलिनोवस्की की मान्यता है कि संस्कृति मानव की 7 मूलभूत शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वे कौन सी हैं 7 हमारी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं? शरीर, पोषण, उत्पादन, शारीरिक आराम, सुरक्षा, गति, वृद्धि एवं स्वास्थ्य। रेडक्लिफ ब्राउन का मत है कि संस्कृति संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही समय समय पर नए नए आविष्कार होते रहते हैं और वे संस्कृति के अंग बन जाते हैं। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति में समय, समाज एवं परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता होती है। परिवर्तनशीलता संस्कृति का गुण है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार संस्कृति अपने आप को बदलती रहती है। पहाड़ी भागों, मैदानों, रेगिस्तानों एवं बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों की संस्कृतियों में पर्याप्त अंतर पाए जाते हैं। इनका कारण यह है कि संस्कृति ने अपने आप को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ढाला है। शीत प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मकान एवं वस्त्रों की बनावट उष्ण प्रदेश में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है। संस्कृति में परिवर्तनशीलता एवं अनुकूलन का गुण देखा जा सकता है। भारत में वर्तमान समय की संस्कृति वैदिक युग की संस्कृति से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि समय के साथ साथ इसने अपने आप को बदला है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व एवं संस्कृति संकुल कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक नहीं हैं, वे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाई संगठित रूप से मिलकर ही संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था को बनाए रखती हैं। समनर का मत है कि संस्कृति की विभिन्न इकाइयों में एक रूपता की ओर खिंचाव होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी इकाइयां संगठित होकर एक सामूहिकता या समग्रता का निर्माण करती हैं। लघु समाजों में संस्कृति के विभिन्न पक्षों में एकता स्पष्टतः देखी जा सकती है, क्योंकि वहाँ संस्कृति में तनाव तथा संघर्ष पैदा करने वाली शक्तियाँ अधिक क्रियाशील नहीं होती। संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। एक मनुष्य का पालन पोषण किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में ही होता है। जन्म के बाद बच्चा अपनी संस्कृति को सीखकर उसे आत्मसात करता है। एक संस्कृति में पले हुए व्यक्ति के व्यक्तित्व दूसरी संस्कृति के व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है। इसका कारण यह है कि संस्कृति में प्रचलित रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, प्रथाओं एवं व्यवहारों की छाप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में पले हुए व्यक्ति का व्यक्तित्व जापानी संस्कृति में पले हुए व्यक्ति से भिन्न होता है। संस्कृति की अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वायत्त प्रकृति। क्रोबर ने संस्कृति की इन विशेषताओं का उल्लेख किया है कि अधिवैयक्तिक का अर्थ है कि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं किया गया है और वह संस्कृति के एक भाग का ही उपभोग कर पाता है, संपूर्ण का नहीं। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा होता है। कभी कभी समाज में कुछ महान सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक एवं नेता आदि पैदा होते हैं। कभी कभी समाज में कुछ पैदा होते हैं। वे समाज और संस्कृति के पुरातन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं, धर्म आदि में अनेक परिवर्तन लाते हैं और उनके स्थान पर नवीन मूल्यों, विचारों, प्रथाओं एवं धर्म की स्थापना करते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे ही संपूर्ण संस्कृति के वाहक
और निर्माता हैं, परंतु यह विचार भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इन महान व्यक्तियों ने जो विचार ग्रहण किए वे भी उनसे पूर्व समाज में विद्यमान थे। अतः कोई भी व्यक्ति संपूर्ण संस्कृति का निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपनी ओर से उसमें कुछ योगदान ही देता है। यदि संस्कृति एक व्यक्ति की ही देन होती तो वह उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती, किंतु संस्कृति संपूर्ण समूह की देन होने के नाते समूह की आदत या व्यवहार के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। स्पष्ट है कि संस्कृति की रचना और निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। इस अर्थ में संस्कृति अधिवैयक्तिक है। संस्कृति का एक और अर्थ है अधिवैयक्तिकता है। व्यक्ति संस्कृति का स्वतंत्र कार्यकर्ता नहीं है, वह किसी न किसी संस्कृति में पैदा होता है और संस्कृति का उस पर प्रभाव होता है। उसके प्रभाव से वह मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक सांस्कृतिक इकाई का एक इतिहास होता है जो व्यक्ति विशेष से परे होता है। संस्कृति के सम्मुख व्यक्ति लघु है। संस्कृति में वृद्धि नवीन आविष्कारों के कारण होती रहती है। ये आविष्कार यकायक नहीं, वरन इसके पीछे भूतकाल का अनुभव होता है। अतः कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि अमुक आविष्कार उसी की देन है। प्रत्येक संस्कृति का निर्माण, विकास, विस्तार एवं परिमार्जन होता रहता है, जिसे रोकने या वश में करने की क्षमता किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होती। इस अर्थ में भी संस्कृति अधिवैयक्तिक है। तो बच्चों, आज हमने संस्कृति की विशेषता और उसकी प्रकृति की चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संस्कृति की विशेषताएं अच्छे से समझ में आई होंगी, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।